हेलो। शांत रहिए ना जी, हल्ला काहे करते? हल्ला मत कीजिए। चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। और टेलीग्राम पे मैसेज कर दिए थे मेरा ही क्लास होगा, कर दिए थे। तो सब लोग को पता है ना कि मेरा ही क्लास था। किसको किसको नहीं पता है? नहीं पता था। आदिल, परवेज, रमन कुमार, पंकज कुमार, चंदन, अंकित। चलिए, शांत हो जाइए गुरुजी लोग। शांत हो गए तो इतिहास ही पढ़ना होगा। कॉपी नहीं लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं ना। दिमाग लेकर आए हैं ना, कि दिमाग भी मुसल्लपुर हाट के बाजार में छोड़ के आए हैं? नहीं ना। हाँ, दिमाग रहना चाहिए बस। तो आइए। हाँ, आज मेरा क्लास नहीं था लेकिन फिर भी हम ही ले रहे हैं। पढ़िए ना, पढ़ लीजिए, क्या होगा? क्या हो, पढ़ना ही ना। तो ऐसे तो बौद्ध धर्म खत्म कर दिए थे और उसके बाद बोले थे क्वेश्चन होना तो चाहिए था, क्वेश्चन आंसर। लेकिन जो है पढ़ा देते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा और पढ़ लीजिए। हेडिंग मारिए। हेडिंग मारिए। महाजनपद काल। महाजनपद काल। चलिए, अब गुरुजी लोग शांत रहिए, शांत रहिए। अब कमेंट हटा दीजिए। तो पढ़ाना शुरू कर दिया, कमेंट हटा दीजिए अब। महाजनपद काल। सबसे पहले तो पिछले क्लास के चीजों का 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है नया पढ़ेंगे हम लोग। और होली के बाद जो है ये जो रिवीजन करते हैं ना, इसको खत्म कर देंगे। इसको खत्म कर देंगे मतलब ये पीडीएफ दे देंगे, घर से आप बना के लाइएगा, समझ गए? घर से बना के लाइएगा। कम से कम उस प्रश्न को बनाने के बहाने ही एक बार घर पे देख तो लीजिएगा, समझ गए? होली के बाद। और होली के बाद आप लोग का क्लास हो सकता है नीचे चला जाए, ठीक है? नीचे चला जाए, नीचे भी चला जाएगा, देख लिया जाएगा, जो भी होगा वो कर देंगे। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय ठेर। याद नहीं करवाए थे कल? नहीं, याद भी करते जाइए। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय ठेर। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय बुद्ध और महावीर स्वामी किस धर्म? हिंदू धर्म। क्षत्रिय जाति।
हिंदू धर्म और हिंदू धर्म और क्षत्रिय जाति। और किस कुल से संबंधित थे? महावीर स्वामी यात्री, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, बिंबी। बुद्ध और महावीर स्वामी किस शासक के समय अपना उपदेश दिए? किसके समय? बुद्ध और महावीर स्वामी किस शासक के समय अपना उपदेश? बिंबी सर। किस धर्म? जैन धर्म। और किस धर्म के अनुसार जीवित रहते मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु के बाद मोक्ष की, जीवित रहते मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु के बाद मोक्ष। कौन बनना चाहते? देवदत्त ना, देवदत्त ना। कौन बुद्ध के जीवित रहते संघ का परम? कौन बुद्ध के जीवित रहते संघ? बुद्ध के जीवित रहते संघ? देवदत्त ना। बौद्धों का सब त्रिपिटक ना, त्रिपिटक ना। कौन भाषा में? कौन भाषा में? धम्मपद, गीता के समान पवित्र, गीता के समान पवित्र, गीता के समान पवित्र। सूत निपात, सूत, सूत। किस बोध साहित्य में गाय को अंधा वंदा सुखदा? सूत निपात। अशोक के समय ना। किसके समय बौद्ध धर्म का आगमन? नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में। किसके समय? सबसे बड़ा बौद्ध सांची का स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप किस राज्य में? किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किस राज्य में? सांची का स्तूप किस राज्य में? योगाचार्य कौन? मैत्रेय, मैत्रेय। भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय, भविष्य का बोधिसत्व, भविष्य का बोधिसत्व। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन। शून्यतावाद के सिद्धांत, शून्यतावाद का सिद्धांत किसने? अंतिम बरसर। कहां? चलिए अब सुनिएगा। देखिए, जैसे आज का जो अपना भारत, अब बतियाइए नहीं है गुरुजी लोग, बतियाइए नहीं, अब सुनिए नहीं यहां पे, ठीक? अब सुनिए, समझिए, सुनिए। एक बात बताते हैं कि क्लास जब आते हैं ना, ज्यादा फोकस करना है हमारे लेक्चर के ऊपर, यानी हम जो बोलेंगे ना उस पे ज्यादा फोकस करना है। और लिखने में पिछड़ भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी लिखते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से देख के लिख लेना है। लेकिन समझाएंगे तो हम एक ही बार ना हो, दोबारा तो हम समझाएंगे नहीं। आप दूसरे का कॉपी देखकर लिख सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं, इसलिए समझने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जैसे आज का भारत, आज के भारत को जब हम लोग देखते हैं तो जो आज का भारत है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। उसी प्रकार से 600 ईस्वी पूर्व का भारत, यानी 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का जो भारत था वह 16 राज्यों में या 16 प्रांतों में या 16 महाजनपदों में विभक्त था, 16 महाजनपदों में विभक्त था। सोलह महाजनपदों में विभक्त था। देखिए, आपने वैदिक सभ्यता पढ़ा है और वैदिक सभ्यता को हम 2 भाग में बांटकर पढ़ाए, ऋग्वैदिक काल
और उत्तर वैदिक काल। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव तो ऋग्वैदिक काल में ही पड़ गई थी। उत्तर वैदिक काल में वह वंशानुगत हो गया और उत्तर वैदिक काल का अंत 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। और 600 ईस्वी पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल का अंत हुआ तो उस समय तक एक शक्तिशाली राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हो चुका था। दूसरी बात, 600 ईस्वी पूर्व में जब वैदिक सभ्यता का पतन हो गया तो जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। आर्य लोग ना, आर्य लोग जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। हां या ना? आर्य लोग वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। वैदिक सभ्यता के पतन होने के बाद आर्य लोग एक साथ मिलकर एक ही स्थान पर रहने लगे। आर्य लोग, और आर्यों का जीवन जो था ना, कबीलाई था। आर्यों का जीवन कबीलाई था, मतलब कभी आर्य महाराष्ट्र में है तो कुछ दिन के बाद कर्नाटक में, कुछ दिन के बाद तमिलनाडु में, कुछ दिन के बाद बनारस में। मतलब आर्यों का जीवन अस्थायी नहीं था। लेकिन जब आपको एक 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा की खोज हुई और लोहा से कृषि उपकरण बनाए जाने लगे, फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, तो फिर मजबूरन आर्य लोगों को एक साथ रहना पड़ा। खेती करने के लिए एक साथ आर्य लोगों को मजबूरन रहना पड़ा। और फिर आर्यों का जब विलीनीकरण हुआ, आर्य जब एक स्थान पर समूहों में रहने लगे, उसी से जनपद का विकास हुआ। और वही जनपद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वही महाजनपद के रूप में तब्दील हो गया। वही महाजनपद के रूप में तब्दील हो गया। जैसे अगर कोई क्षेत्र है, वहां पर एगो घर है, तो उस घर को पूरा गांव नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक घर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से अनेकों घर है, अनेकों घर वहां पर बस गए तो उसको एक गांव का नाम दे दिया जाता है। और कई गांव को मिलाकर एक पंचायत का नाम दे दिया जाता है, और कई पंचायत को मिलाकर एक प्रखंड, और कई प्रखंड को मिलाकर एक जिला बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वही चीज हुआ। दो कंडीशन, एक कंडीशन तो यह है वैदिक सभ्यता का पतन होना और आर्यों का आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना प्रारंभ कर दिया जाना। दूसरा कंडीशन है लोहा की खोज होना और मनुष्य कृषि करने के लिए अस्थायी तौर पर जो है एक जगह बसने लगे। ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसने महाजनपदों के उदय को प्रेरित किया। और 600 ईस्वी पूर्व आते आते भारत में 16 बड़े बड़े राज्य देखने को मिले, और भारत में जो 16 बड़े बड़े राज्य देखने को मिले, उसी को महाजनपद कहा गया, उसी को महाजनपद कहा गया। 16 महाजनपदों में 15 महाजनपद उत्तर भारत में, एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में। भारत को भौगोलिक तौर पर हम लोग सामान्यतः दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक उत्तर भारत होता है और एक दक्षिण भारत होता है। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है
ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। उत्तर भारत में 15 महाजनपद और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद। दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद था उसका नाम था असमक, 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 असमक। और असमक की राजधानी थी पोटली या पोतन, पोटली या पोतन। तो 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था जिसका नाम था असमक। और असमक की राजधानी कहां? पोटली या पोतन। इसके अलावे अन्य 15 के 15 महाजनपद उत्तर भारत में। अब सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद क्यों देखने को मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लोहा की खोज कहां हुई? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में। इसलिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लोहा की खोज होना अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और सबसे ज्यादा लोह उपकरण उस समय उत्तर प्रदेश में ही बनने लगे, कृषि कार्य होने लगे। और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है और दोआब क्षेत्र के उपस्थिति के कारण भूमि उपजाऊ भी था। तो दोआब क्षेत्र का होना, लोहा की खोज का होना, ये सब कारण हुए जिस वजह से सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महाजनपद अपना बिहार में देखने को मिलता, बिहार में देखने को मिलता है। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था मगध, मगध, मगध। और मगध महाजनपद बिहार में। मगध महाजनपद कहां? बिहार में। और जो मगध महाजनपद था उसने अपने आसपास के महाजनपदों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसलिए मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली रूप में उभरकर सामने आया। मगध महाजनपद के शक्तिशाली रूप में उभरकर सामने आने के पीछे कई सारे कारण हैं। उन कारणों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। और 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मगध बिहार में, पटना और गया का क्षेत्र मगध कहलाता था उस समय। इसलिए यह माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की उत्पत्ति, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति की उत्पत्ति बिहार से हुई मानी जाती है। बिहार से हुई मानी जाती है। और अगर आप भारत के नक्शा से बिहार के मानचित्र को हटा देते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म। यह महत्व है बिहार का। अगर भारत के मानचित्र से आप बिहार को हटा देते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म, नील बटे सन्नाटा। तब मध्यकालीन से पढ़ना होगा, लेकिन हटाना है नहीं। बिहार का काफी गौरवशाली इतिहास रहा है। अब ना बिहार में चोर उचक्का सब पैदा होने लगा। अभी भी सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस बिहार देता है।
समझिए, केरल देता है। नेता, हाँ नेता भी, हाँ। सुनिए, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद गंधार है। गंधार, गोन्साधारो, गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, और गंधार जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था। जैसे आज तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके तो आप प्रत्यक्षदर्शी है, इसके तो आप प्रत्यक्षदर्शी है। और दूसरी बात, इसका विवरण भारत के संविधान में है। उसी प्रकार से 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसकी चर्चा कहां है? 600 ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसकी चर्चा बौद्ध साहित्य में है, जैन साहित्य में है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य महावस्तु, जैन साहित्य भगवती सूत्र। ये सब ऐसे बौद्ध और जैन साहित्य है जिसमें ही इस बात की चर्चा है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इन 16 महाजनपदों में वर्तमान के पाकिस्तान में एक महाजनपद था जिसका नाम है गंधार, और गंधार की राजधानी है तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहां है? तक्षशिला। वर्तमान के जम्मू कश्मीर में एक महाजनपद, वर्तमान के जम्मू कश्मीर में जो एक महाजनपद था उसका नाम था कंबोज। कंबोज, और कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक। हाटक। वर्तमान के हरियाणा में एक महाजनपद कुरु। कुरु, कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ गलती लिखा गया है। वर्तमान के राजस्थान में एक महाजनपद मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वर्तमान के मध्य प्रदेश में एक महाजनपद अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती। उज्जैन। वर्तमान के बिहार में 3 महाजनपद। वर्तमान के बिहार में 3 महाजनपद, और जो 3 महाजनपद था अंग, मगध, वज्जी। अंग, अंग की राजधानी चंपा। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। मगध, मगध की राजधानी राजगृह। राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह। इसके अलावे जो भी महाजनपद हैं सब उत्तर प्रदेश में। इसके अलावे जो भी है सब उत्तर प्रदेश में। इसके अलावे बच रहा है पांचाल, कौशल, मल, काशी, वत्स, सुरसेन, चेदी। ये टोटल 7 महाजनपद बच रहा है। और ये जो टोटल 7 महाजनपद बच रहे हैं ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में। ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में। और ध्यान में रखें आप
कि एक तो कौन महाजनपद भारत के किस राज्य में है और साथ ही साथ इन महाजनपदों की राजधानी कहां है या कहां रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इन महाजनपदों में कौन महाजनपद पूरब में है, कौन महाजनपद पश्चिम में है, पूरब से पश्चिम में महाजनपदों का क्रम, उत्तर से दक्षिण में महाजनपदों का क्रम। कल ही के डेली टेस्ट में या परसों के डेली टेस्ट में एक क्वेश्चन हम दिए थे महाजनपद से। महाजनपदों को परसों में दिए थे, परसों मेरा था बुधवार को। 16 महाजनपदों में 5 महाजनपद का नाम दे दिए थे, अंग, मगध, काशी, वत्स। इन महाजनपदों को सजाने के लिए दिए थे कि इन महाजनपदों को जो है पश्चिम से पूरब में सजाइए या पूरब से पश्चिम में सजाइए। मतलब अगर आपको महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण में सजाना हो या पूरब से पश्चिम में सजाना हो तो उसकी अवस्थिति, उसका लोकेशन, उसका सिचुएशन मालूम होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी आप महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम में सजा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं सजा पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की। कौन कहां है, किसकी अवस्थिति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है, किस भूभाग में है। तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद है उसमें एक आपको पांचाल है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर पांचाल है, पांचाल है। फिर उत्तरी मध्य भाग में यहां पर कौशल है। फिर उत्तरी पूर्वी भाग में यहां पर मल है, मल, मो लल्लो संयुक्त मल, मल है। फिर आपको इस एरिया में सुरसेन है। फिर इस एरिया में आपको चेदी है। और फिर बीच में यहां पर वत्स है। और इस एरिया में इधर आपको काशी है, काशी है। ये 16 महाजनपद की अवस्थिति हुई। अब उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद है उसकी राजधानी को अगर हम देखें तो जो पांचाल महाजनपद है, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिचछत्र, अहिचछत्र। फिर आपको कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर आपको मल, मल की राजधानी कुशीनगर। फिर आपको सुरसेन, सुरसेन की राजधानी मथुरा। फिर आपको चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। फिर आपको वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और फिर आपको काशी, काशी की राजधानी बनारस या वाराणसी। ये तमाम महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। अलग अलग महाजनपदों की राजधानी अलग अलग है। यही टोटल 16 महाजनपद है। और
जो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत है, इस भारत में सामान्य तौर पर महाजनपदों में जो शासन चलाए जाते थे, राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत ढंग से शासन चलाए जाते थे। राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत ढंग से शासन चलाए जाते थे। सोलह महाजनपदों में 1/4 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था, लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था। 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन था और 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन था। मतलब राजतंत्र और गणतंत्र में कुछ बेसिक डिफरेंस है, कुछ बेसिक अंतर है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी प्रकार के निर्णय राजा के द्वारा लिए जाते थे और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी प्रकार के निर्णय आम जनता के हस्तक्षेप से लिया जाता था। आम जनता के हस्तक्षेप से लिया जाता था। तो 16 में से 2 में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, एक वज्जी संघ, और वज्जी संघ के अंतर्गत ही, जैसे इसको ऐसे समझ, भारत एक संघ है और भारतीय संघ के अंतर्गत 28 राज्य है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड इत्यादि। उसी प्रकार से वज्जी संघ था और वज्जी संघ के अंतर्गत कई छोटे छोटे गणराज्य थे और वज्जी संघ के अंतर्गत जो कई छोटे छोटे गणराज्य थे, उन गणराज्यों में एक लिच्छवी गणराज्य था। और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिच्छवी गणराज्य में स्थापित हुआ। विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिच्छवी गणराज्य में स्थापित हुआ है। तो जो वज्जी संघ है वहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और दूसरा उत्तर प्रदेश का जो मल्ल गणराज्य था, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर, मल्ल गणराज्य में भी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिला है। अब जो ये आपको 16 महाजनपद हुए, इन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध उभरा। आखिरकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध क्यों उभरा? ऐसा क्या था मगध में कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध उभरा? इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखाएंगे नहीं, आज सिर्फ समझाएंगे। अरे समझिए ना महाराज। अच्छा, इतना बात समझ में आया है? इतना बात एक बार याद कर ले, याद कर लेंगे। देख रहे हैं बहुत लोग जो है सोने भी लगा है। ज्यादा देर तक लेक्चर देना भी सही ना है, समझ गए? नहीं तो आप लोग तो दूसरे जीवन में चले जाते, दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। तो दूसरे दुनिया में नहीं जाना है। अभी एक लड़का आया हुआ था, समझ गए, रो रहा था, बहुत रो रहा था। हमारे पास भी आकर के रो रहा था। हमको बोला कि सर अकेले में बात करेंगे। तो हमको लगा ऐसा क्या है कि अकेले में बात करेंगे। 2-3 गो स्टाफ था सामने में, नहीं बात किया।
अकेले में ले गए उसको, तो बात किया, बताया हमको सब बात। तो मतलब इंटर किया हुआ था, ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में नाम लिखाया है, अंदाज ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में है। किसी लड़की से चक्कर था उसका, समझे? तो और लड़की थोड़ा अमीर थी, ठीक है, और लड़का थोड़ा गरीब था। तो लड़का बोला कि हमारी गरीबी के कारण जो है हमको वो लड़की छोड़ दी, समझ गया? तो वो लड़का यही सोच रहा है कि हम अमीर बने, अमीर बने। और जो मध्यम वर्गीय फैमिली में जो लोग पैदा होता है ना, कैमूर से लड़का आया था मिलने के लिए, कैमूर से, समझ गए? हाँ, कैमूर, कैमूर भभुआ, भभुआ कैमूर, समझ गए? तो उसको अमीर बनना है। और मध्यम वर्गीय फैमिली में जो भी लोग जन्म लेता है ना, उनके सामने एकमात्र अस्त्र है शिक्षा, पढ़ना, जिसके बदौलत वो अमीर बन सकता है, समझ गए? तो उसको हम समझाए कि पढ़िए, पढ़ के ही आप अमीर बन सकते हैं। पढ़ के अगर आप को नौकरी हो गया तब आप अमीर बन जाएंगे, अगर पढ़ के नौकरी नहीं भी हुआ तब भी आप अमीर बन जाएंगे। तब भी आप अमीर ऐसे बन जाएंगे कि बुद्धि होगा, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। देखिए, आप देखते होंगे कि दिमाग वाला लोग, पढ़ा लिखा लोग, दिमाग वाला थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग व्यापार भी करता है ना, उस व्यापार में वो सफल हो जाता है। जैसे एमबीए चाय वाला, वो एमबीए किया है, हल्ला इतना किया है ना, कुछ है नहीं उसके पास, समझिए? ये जो कहिएगा बहुत कमाता है, वो बहुत नहीं कमाता है, समझे? चाय के व्यापार में मुनाफा है। हम भी सोचे हैं चाय का दुकान खोलेंगे। चाय के व्यापार में मुनाफा है, आधा मुनाफा है। 10 रुपया का चाय है, 5 रुपया मुनाफा सीधा, समझ गए? तो पढ़ लिख करके लोग व्यापार भी कर सकता है, पढ़ लिख के आपको नौकरी भी हो सकता है। पढ़ने लिखने के बाद आपके दिमाग का विकास हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कुछ होगा तो अपना एक सब्जेक्ट मजबूत करके पढ़ाने ही लगिएगा, कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए? शिक्षा जो है ना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख लिए, नौकरी नहीं हुआ तो व्यर्थ चला गया ना, ऐसी कोई बात नहीं, समझ गए? क्या हमको नौकरी नहीं हुआ तो हम नहीं कमा के खा रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग कमा के खा रहे हैं, समझ गए? बहुत सारे बिजनेसमैन है, देख लीजिए ना, अंबानी अडानी को देख लीजिए ना, वो सब कौन बहुत बड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन शिक्षा है ना जी, उसके पास शिक्षा है, शिक्षित है, समझे? शिक्षित नहीं रहेगा, बिजनेस करेगा, जोर घटो गुनो भाग नहीं आएगा, तो जो एमडी सब होगा वो सब मारिए न लेगा, सब पैसा मार लेगा, कहां से अमीर हो पाएगा? तो शिक्षा जरूरी है। तो वो लड़का जो है ना, देखिए अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं है, इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट बोला है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि वो आने वाले 6 महीना में सब चीज भूल जाएगा। 6 महीना बहुत हो गया, 6 महीना बहुत हो गया, समझे? बड़ी एक्सपीरियंस है 1 महीना। भूलने के लिए तो 1 सेकेंड में भूला जा सकता है, समझ? और ना भूलना चाहिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। वो तो हम ऐसे 6 महीना बोल रहे थे कि आप लोग का क्या एक्सपीरियंस कहता है। चलिए सुनिए, अब आइए एक बार याद करते हैं। छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था, हाँ या ना?
अच्छा, छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था, इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। कौन कौन सा बौद्ध ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। अंगुत्तर निकाय और अच्छा, कौन कौन सा बौद्ध साहित्य या जानकारी देता है छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु। अरे वही क्वेश्चन तो पूछे हैं महाराज। अंगुत्तर निकाय और देखिए, अभी देखिए एक बात बताते हैं, नहीं पहले बोल देते तब बात बताएंगे, ठीक है। अब 16 महाजनपद में क्या गो महाजनपद दक्षिण भारत में हो? दक्षिण भारत में कौन राज्य में? कौन राज्य में? अस्मक की राजधानी। अच्छा, सबसे ज्यादा महाजनपद कौन राज्य में? सबसे ज्यादा महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान में क्या गो महाजन? क्या गो? कौन? गंधार की राजधानी। वर्तमान के जम्मू कश्मीर में कौन? कंबोज की राजधानी। वर्तमान के हरियाणा में कितना? कुरु की राजधानी। राजस्थान में मत्स्य की राजधानी। अवंती की राजधानी कहां है? अपना बिहार में कितना महाजनपद? कितना? वज्जी, आंग और मगध। वज्जी की राजधानी। अंग की राजधानी। मगध की राजधानी। पांचाल, कौशल, मल, सुरसेन, चेदी, वत्स को काशी कहां है? उत्तर प्रदेश में ना। पांचाल की राजधानी। कौशल की राजधानी। मल की राजधानी। सुरसेन, चेदी, वत्स, काशी। क्लियर? अच्छा, कितने महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन पर राजतंत्रात्मक 14, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक कौन से दो में गणतंत्रात्मक? वज्जी और मल। वज्जी और कौन से दो में गणतंत्रात्मक शासन पर? वज्जी और मल। विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी संघ के अंतर्गत कौन गणराज्य? लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहां? लिच्छवी ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं मगध। सुनिए ना, लिखवा देते। सुनिए, हम आपको ये बात बताना चाह रहे थे, तभी रुक गए थे। देखिए, जैसे ई बात की छठी सदी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद है, इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ये बात हम बोर्ड पर नहीं लिखे, और जब ये बात याद करवा रहे थे तो मुंह से आवाज निकल रहा था नहीं, लेकिन जो बात बोर्ड पे लिखा हुआ था, कितना जोर से मुंह से आवाज निकल रहा था। मतलब ये चीज हमें क्या सीख देता है? ये चीज हमें ये सीख देता है, जब चीज याद ना हो लिख करके याद कीजिए, यही सीख देता है। तो आप लोग जो लिखने से भागते हैं, बहुत विद्यार्थी कहेगा कि सर पीडीएफ दे दीजिए ना, लिखने से भागिए नहीं महाराज। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जाइए टारगेट बैच में पीडीएफ देके पढ़ाते हैं। फाउंडेशन बैच में इंटरमीडिएट का बच्चा, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा आता, लिखिए आप लोग,
यहां पर अभी आप तुरंत देख लिए ना कौन ज्यादा प्रभावी है, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोगों को यह समझना है कि 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्यों उभरा। 16 महाजनपदों में मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्यों उभरा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसके पीछे जो कई सारे कारण है उसमें पहला है मगध की भौगोलिक स्थिति। पहला है मगध की भौगोलिक स्थिति, यानी मगध जो भौगोलिक तौर पर बसा हुआ था काफी सुरक्षित क्षेत्र में बसा हुआ था। कैसे? मगध, मगध का मतलब आज का पटना और गया। मगध का मतलब आज का पटना और गया, आज का पटना और गया। तो अगर आप मानचित्र पर इस एरिया को मगध मान ले, मान करके चलिए मगध मान ले, पटना और गया का एरिया मान ले, तो पटना देखिए अब पटना में है अभी आप, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। जहां पे आप हैं यहां से पूरब में शाहगंज है, पश्चिम में भिगना पहाड़ी है, उत्तर में एनआईटी घाट है, गंगा नदी है और दक्षिण में कंकड़बाग है। हाँ 90 फीट, हाँ 90 फीट भी है उधर। हाँ स्टेडियम भी है, बाजार समिति भी है, हाँ? बाजार समिति, हाँ। केला मंडी तो इधर है। सुनिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला है, रुकिए ना महाराज, अजीब हाल। हाट के बाजार में हम आपको 2 रुपए किलो बेचवा देंगे, समझे? बैठिए आराम से, हाट, शांत रहिए। सुनिए, मगध, मगध की अगर हम बात करें तो मगध के उत्तर में जो है ना गंगा नदी, उत्तर में क्या है? गंगा नदी, उत्तर में गंगा नदी। आप देख सकते हैं पटना के उत्तर में, देख लीजिए गंगा नदी। फिर आप मगध के दक्षिण में आएंगे तो यहां पर कैमूर की पहाड़ी मिलेगा, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर हिल्स मिलेगा। और जो विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत को ही कैमूर हिल्स कहा जाता है बिहार में। तो मगध के उत्तर में गंगा और दक्षिण में कैमूर हिल्स। और मगध के पश्चिम में जब आएंगे आप तो इधर सोन नदी है, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। और मगध के जब आप पूरब में आएंगे तो इधर चंपा नदी है। कौन नदी है? चंपा नदी, चंपा नदी, चंपा नदी। तो देखिए मगध 3 तरफ नदी से, एक तरफ पहाड़ से, उत्तर में नदी, पूरब में नदी, पश्चिम में नदी और दक्षिण में पहाड़। अगर कोई भी शासक मगध पर आक्रमण करना चाहेगा या तो उसको नदी पार करना होगा या पहाड़। नदी पार करना आसान नहीं होता है और पहाड़ के एक तरफ से दूसरे तरफ जाना भी आसान नहीं होता है। तो भौगोलिक तौर पर आप देख सकते हैं प्रकृति ने, नदी ने, पहाड़ ने मगध को घेर रखा था। तो कोई भी शासक मगध पर आक्रमण करने का हिम्मत तक नहीं करता था, कोई भी शासक मगध पर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं करता था उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण।
नदी के कारण, पहाड़ के कारण। दूसरा, मगध की राजधानी राजगृह, और राजगृह 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। राजगृह तो चारों तरफ से पहाड़िए से घिरा हुआ था, टोटल 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो एक तो मगध की भौगोलिक स्थिति इतनी अधिक सुरक्षित थी कि कोई भी शासक मगध पर आक्रमण करने के विषय में सोचता ही नहीं था। उसकी राजधानी भी काफी सुरक्षित थी, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी। एक तो यह कारण हो गया मगध के शक्तिशाली होने का। दूसरा, मगध के शक्तिशाली होने का जो दूसरा कारण है वह है मगध के भीतर इस बात की मान्यता थी किसी भी वर्ण या किसी भी जाति के लोग राजा बन सकते हैं। सामान्य तौर पर भारत के भीतर जो क्षत्रिय होते थे ना, क्षत्रिय ही राजा बनते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अलग अलग काम था। क्षत्रिय ही राजा बनते थे। 16 महाजनपद में इसी व्यवस्था का प्रचलन था कि क्षत्रिय राजा बनेंगे। लेकिन मगध में ऐसा नहीं था। मगध में ऐसा नहीं था। मगध में यह प्रावधान किया गया कि योग्यता के बल पर ब्राह्मण भी शासक बन सकता है, शूद्र भी शासक बन सकता है, वैश्य भी शासक बन सकता है। और मगध में सबसे पहले हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया, वो क्षत्रिय था। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश के शासकों ने शासन किया, वो ब्राह्मण था। और शिशुनाग के बाद नंद वंश के शासकों ने शासन किया, वह शूद्र था। मतलब मगध में शासन करने के लिए क्षत्रिय होना कोई जरूरी नहीं था, बल्कि योग्य होना जरूरी था। योग्य, आप में योग्यता होनी चाहिए, आप में सैन्य क्षमता होनी चाहिए। आप अगर योग्य है और आप में सैन्य क्षमता है तो आप मगध के शासक बन सकते थे। लेकिन अन्य महाजनपदों में ऐसी बात नहीं थी, इसलिए भी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तीसरी बात, मगध के शासकों के पास एक अस्थाई सेना थी। मगध के शासकों के पास एक अस्थाई सेना थी। और बड़ी सेना थी, और उस बड़ी सेना के बल पर ही मगध के शासकों ने अलग अलग महाजनपद को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। जैसे मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। मगध के शासक अजातशत्रु ने वज्जी और काशी को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के शासक शिशुनाग ने वत्स और अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध के शासक महापदम नंद कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध में एक से बढ़कर एक शासक हुए जिसने अपनी सैन्य क्षमता के बल पर अपने आसपास के महाजनपदों पर आक्रमण कर वहां के शासक को पराजित कर उसे अपनी अधीनता को स्वीकार करवाया। मतलब मगध के शक्तिशाली होने का कारण मगध में शासन करने वाले योग्य शासक भी हैं। मगध में शासन करने वाले योग्य शासक भी हैं। मगध के शासक को आम जनता और मगध की भी जो भूमि थी, मतलब पटना और गया की जो भूमि थी, नालंदा की जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी। और यहां पर किसानों को अधिशेष उत्पादन होता था, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होता था, जिस वजह से किसान राजा को नियमित तौर पर टैक्स दिया करता था, कर दिया करता था।
और राजा को टैक्स मिलता था। राजा सेना का गठन किया, सेना के बल पर मगध को शक्तिशाली बना दिया। तो ये तमाम कारण हुए जिस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मगध के भीतर शुरुआती दिनों में 3 राजवंश के शासकों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब यही तीनों राजवंश के विषय में हम लोगों को देखना है। देखते हैं आगे। लिखिएगा क्या? पक्का? लिखिए। लिखिए तो। लिखिए महाजनपद काल। कॉस्ट में लिख लीजिए 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। छह सौ ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। लिखिए। लिखिए। छठी सदी ईस्वी पूर्व में छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में, छठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र देता है। 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में था जिसका नाम अस्मक है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी पोटली या पोतन, इसकी राजधानी पोटली या पोतन, इसकी राजधानी पोटली या पोतन, पोतन पोतन पोतन, इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। दो महाजनपद में उसी में दो महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन, दो महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। एक नंबर में वज्जी, दो नंबर में मल, एक नंबर में वज्जी, दो नंबर में मल, एक नंबर में वज्जी उधर है, मल यहां है, वज्जी दो नंबर में मल। नीचे से नोट देकर लिखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का पहला गणराज्य या गणतंत्र, विश्व का पहला गणराज्य विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ के लिच्छवी में, विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ के लिच्छवी में, विश्व का पहला गणराज्य वज्जी संघ के लिच्छवी में, लिच्छवी लिखना होगा, लिच्छवी में स्थापित हुआ है। स्थापित हुआ है। चलिए अब नीचे से एक नंबर में लिखिए,
बिहार, 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 डैश देकर वर्तमान के बिहार में वर्तमान के बिहार में तीन महाजनपद, तीन महाजनपद, वर्तमान के बिहार में तीन महाजनपद स्थित था। एक नंबर में अंग, अंग डैश देकर, एक नंबर में अंग डैश देकर, भागलपुर और मुंगेर का इलाका, भागलपुर और मुंगेर का इलाका भागलपुर और मुंगेर का इलाका अंग कहलाता था। भागलपुर और मुंगेर का इलाका अंग कहलाता था। इसकी राजधानी चंपा थी, इसकी राजधानी चंपा थी, इसकी राजधानी चंपा थी। दो नंबर में मगध, मगध, पटना गया नालंदा का इलाका मगध कहलाता था, डैश देकर, पटना गया नालंदा का इलाका, पटना गया नालंदा का इलाका मगध कहलाता था। सभी महाजनपदों में, सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध उभरा। सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध उभरा, मगध उभरा, जिसके कई कारण हैं। क्या हुआ लड़का को हो, क्या हुआ है हीरो? आए कॉपी नहीं लाए हैं? अच्छा, का दूसरे से पेज लेकर के नहीं लिख सकते थे? नहीं मांगा एकदम नालायके है। पढ़ने वाला चेहरों नहीं लग रहा है, समझे? कॉपी नहीं लेकर के आए हैं तो दूसरे से पेज लेकर के भी तो लिख सकते थे। मतलब पढ़ने वाला ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। सोइए आराम से, खूब मजा लीजिए नींद का, सो जाइए। कोई स्टाफ है जी? देखिए तकिया उकिया बगल में किसी का रूम है तो लाके दे दीजिए इसको। तकिया एगो लाके दे दीजिए इसको। एक से एक नमूना है, लिखिए। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, जिसके कई कारण हैं। एक नंबर में, एक नंबर में मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध के उसी में, मगध के उत्तर में गंगा नदी, मगध के उत्तर में गंगा नदी,
दक्षिण में कैमूर हिल्स, दक्षिण में कैमूर हिल्स, पूरब में चंपा नदी, पूरब में चंपा नदी, पश्चिम में सोन नदी, पश्चिम में सोन नदी, स्थित है। अब इसमें 2 नंबर में लिखिएगा मगध की राजधानी राजगृह का 5 पहाड़ियों से घिरा होना। मगध की राजधानी राजगृह का मगध की राजधानी राजगृह का 5 पहाड़ियों से घिरा होना। मगध की राजधानी राजगृह का 5 पहाड़ियों से घिरा होना। नेक्स्ट, योग्य शासक का होना। नेक्स्ट पॉइंट, योग्य शासक का होना। योग्य शासक का होना। नेक्स्ट पॉइंट, योग्यता के बल पर। नेक्स्ट पॉइंट, योग्यता के बल पर किसी भी जाति के लोग मगध के शासक, योग्यता के बल पर किसी भी जाति के लोग मगध के शासक बन सकते थे। जैसे हर्यक वंश के शासक, क्षत्रिय जाति से हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय जाति से, शिशुनाग वंश के शासक ब्राह्मण जाति से, हर्यक वंश के शासक क्षत्रिय जाति से, शिशुनाग वंश के शासक ब्राह्मण जाति से और नंद वंश के शासक शूद्र जाति से थे। नंद वंश के शासक शूद्र जाति से थे। नेक्स्ट, मगध की भूमि का उपजाऊ होना। 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 चलिए हो गया। अब कितना लिखिएगा आगे। राजधानी गिरिवज्र लिखा, हाँ लिखा दी। आगे अब 3 नंबर में वज्जी।
वज्जी। आज का वैशाली और समस्तीपुर का इलाका, आज का वैशाली और समस्तीपुर का इलाका, आज का वैशाली और समस्तीपुर का इलाका वज्जी संघ कहलाता था। वज्जी संघ कहलाता था। इसकी राजधानी वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली, वैशाली था। अब आगे हेडिंग मारिए उत्तर प्रदेश। 2 नंबर में, 1 नंबर में बिहार, 2 नंबर में उत्तर प्रदेश। बकलोलवी सब है। 1-2 बहुते हुआ है। बिहार में 1 नंबर दिलवाए, फिर उसके बाद अंग 1 नंबर, फिर बिहार मगध 2, और फिर मगध में 1 2 3, समझिए। हाँ, तो वो सब तो ABCDEFG जो लिखना है XYZ वो आप ना लिखिएगा, लिखिए उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा महाजनपद, सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। चलिए हीरो साहब, इसको लिख लीजिए। महाजनपद राजधानी छापिए, एगो कॉलम बनाइए महाजनपद, एगो कॉलम बनाइए राजधानी, राजधानी, और छापिए, छापिए गुरुजी लोग। छाप लिए? ऊपर कर दे इसको और नीचे कर दे। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी छापिए। छाप लिए? छाप लिए? हीरो सब, होमवर्क है आपको। क्या जानते हैं, पेज में भारत का मानचित्र ड्रॉ कर लीजिएगा और कौन राज्य में कौन महाजनपद है उसको स्केच करके लाना है, ठीक है।
हाँ, चेक करेंगे अगले क्लास में, तो नानी याद दिला देंगे हम। चलिए आगे हेडिंग मारिए, हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा डैश देकर वर्तमान के हरियाणा में वर्तमान के हरियाणा में वर्तमान के हरियाणा में वर्तमान के हरियाणा में एकमात्र महाजनपद कुरु 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 स्थित है। कुरु है, कुरु है, कुरु है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। फुल स्टॉप। आगे मध्य प्रदेश, वर्तमान के मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था। सॉरी, हाँ हाँ, वर्तमान के मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था। वर्तमान के मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था। वर्तमान के मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था, जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी उज्जैन, उज्जैन। आगे राजस्थान, राजस्थान। वर्तमान के राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मत्स्य राजस्थान, वर्तमान के राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर। वर्तमान के राजस्थान में एकमात्र महाजनपद मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर। आगे जम्मू कश्मीर, वर्तमान के जम्मू कश्मीर में वर्तमान के जम्मू कश्मीर में वर्तमान के जम्मू कश्मीर में एकमात्र महाजनपद कंबोज, कंबोज था, जिसकी राजधानी हाटक, जिसकी राजधानी हाटक। पाकिस्तान, आगे हेडिंग मारिए पाकिस्तान, पाकिस्तान डैश देकर वर्तमान के पाकिस्तान में वर्तमान के पाकिस्तान में एकमात्र महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान में एकमात्र महाजनपद
गंधार, गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, फुल स्टॉप। दक्षिण भारत वाला तो लिखाइए दिए हैं का हीरो सब। 16 है क्या, क्या छूट गया? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। माल छूट गया। उत्तर प्रदेश में नहीं लिखे। सुनिए, कल जो है, अब टेलीग्राम पे आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? कल ऐसे तो मेरा ही क्लास होना चाहिए, लेकिन हो सकता है बिट्टू सर का भी हो सकता है कि हो सकता है। टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, देख लीजिएगा कल के क्लास का। समझ गए? याद तो करवाइए ना दिए हैं। मौर्य डायनेस्टी क्षत्रिय था। चलिए आज इतना ही, इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए हीरो सब, तब निकलिएगा।